हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को। और इस वीडियो में क्या आपका इंपॉर्टेंट होने वाला, सबसे पहले तो ये आपका रिवीजन वीडियो काम करेगा। रिवीजन वीडियो कैसे आपका हर एक टॉपिक को करने के बाद उसका हम रिवीजन करेंगे। जैसे हमने वेद वाला टॉपिक है, उसके बाद उसका रिवीजन करेंगे, तो आपका ये वीडियो रिवीजन का भी काम करेगा। सेकेंड चीज़ ये रहेगा कि आपका कम टाइम में रिवीजन होगा। थर्ड चीज़ इसमें ये होगा कि आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री हुआ वो हम हैंड रिटन नोट्स से करेंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स का मतलब नोट्स आपके ल्यूशन के होंगे, लेकिन उसमें भी हमने उन्हीं पॉइंट को लिया है जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चन आता है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा जो आपका ल्यूशन में हो और इन नोट्स में ना हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगा कि आपको 10 to 15 मिनट कंटिन्यू देखना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप से हम हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, साथ में रिवीजन के लिए भी बेस्ट वीडियो हो गई। और लास्ट टाइम पे एग्जाम के कम टाइम में अगर आप करना चाहते हैं हिस्ट्री को, तो उसके लिए भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो स्टार्ट करते हैं आपका एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 1, यानी प्राचीन इतिहास। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेद को, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछता है कि भारत का सब सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ बोलेगा तो वेद है। वेद के संकलनकर्ता अगर पूछा जाता है तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है वेद। वेद टोटल कितने हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं सबसे पहला ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में क्या होता है कि रचनाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में संग्रह है उसे कहते हैं ऋग्वेद। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ये हमारा डेफिनेशन है ऋग्वेद की। इसके बाद अगर पूछता है कि इसमें कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। सूक्त बोलेगा कितने हैं, तो 1028 सूक्त हैं। अगर रचनाएं पूछता है ऋग्वेद में, तो कितनी रचनाएं? 10,462 रचनाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो होत्र यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसके तीसरे मंडल में क्या है, तो तीसरे मंडल जो है, जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी सावित्री को क्या है, समर्पित एक मंत्र है जिसे कहते हैं गायत्री मंत्र। नवे मंडल में पूछेगा तो नवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके बाद आठवें मंडल में, आठवें मंडल की जो हस्तलिखित रचनाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है खिल। उसके बाद अगर 10वें मंडल में पूछता है तो 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त या फिर 4 वर्ण। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इनकी तुलना ब्रह्मा के किस किस से? मुख से की गई है। ब्राह्मण भुजाओं से, क्षत्रिय व क्षत्रिय की भुजाओं से, इसके बाद वैश्य की जंघाओं से, अगर शूद्र की बोलेगा तो चरणों से इनकी तुलना की गई। या आप कह सकते हो कि ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं या फिर जंघाओं और चरणों से ये उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो 10वां मंडल इंपॉर्टेंट है, पूछता है पुरुष सूक्त किसमें है, तो ये आपका आता है किसमें? 10वें मंडल में। इसके बाद अगर पूछा जाता है, नेक्स्ट हमारा पूछता है कि इंद्र के लिए कितनी रचनाएं के, ठीक है, कितनी ऋचाओं की रचना की गई इंद्र के लिए और अग्नि के लिए। तो इंद्र के लिए कितनी है? इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए कितना है? 200 रचनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंद्र के लिए और अग्नि के लिए। उसके बाद एक और लाइन है कि वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का जो प्राचीनतम स्रोत है वो भी क्या है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद से सबसे पहले, इसके बाद चारों वेद करने के बाद हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे कि क्या क्या उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड हमारा यजुर्वेद आता है। तो यजुर्वेद में क्या होता है कि यजुर्वेद में हमारा मंत्र जो यूज करते हैं स्वस्वर पाठ करने के लिए जो मंत्र और बलि के टाइम पे जो मंत्र यूज करते हैं, उनको उनका जो संकलन है वो किसमें? यजुर्वेद में मिलता है। तो यजुर्वेद में क्या आता है, कौन से मंत्र आते हैं जो पाठ करने के टाइम भी यूज होते हैं और बलि के टाइम पे जो मंत्र यूज होता है वो आते हैं यजुर्वेद के अंदर। इसके बाद सेम चीज़ है कि यजुर्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है अर्धवायु। और थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में, तो वो भी हमारा कौन सा वेद हो जाएगा? यजुर्वेद इसका राइट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है हमारा सामवेद। तो सामवेद की अगर बात करें तो गाई जाने वाली जितनी भी रचनाएं हैं उनका जो संकलन है वो कहलाता है सामवेद। सामवेद को पढ़ने वाले यानी इनके इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है उद्रात। और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संगीत का जनक जो है किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद इसका राइट हो जाएगा।
फोर्थ हमारा वेद हो जाएगा अर्थवेद, और अर्थवेद में हमारा क्या क्या आता है? अर्थवेद में हमारे तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप हो गया, वशीकरण हो गया, या प्रायश्चित हो गया, औषधि अनुसंधान, विवाह प्रेम, ये सभी हमारे अर्थवेद के अंदर आते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो वो भी हमारा अर्थवेद है। ऐसा कौन सा वेद है जिसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, तो वो भी हमारा क्या है? अर्थवेद है। ठीक है, तो ये हमारा अर्थवेद से इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद अगर पूछेगा सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद पूछेगा तो वो हो जाएगा क्या? अर्थवेद। तो हमारे वेद हमारे चारों हमने करे। अब हम रिवीजन करते हैं वेद का, क्या क्या क्वेश्चन वेदों से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। कितने रचनाएं हैं? 10,462 रचनाएं हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। पूछेगा ऋग्वेद को पढ़ने वालों को होत्र कहा जाता है। तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, 9वें मंडल में देवता सोम, 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है, और 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त, यानी 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इंद्र के लिए बोलेगा कितनी रचनाएं? 250, 250। अग्नि के लिए बोलेगा तो 200 यहाँ पे रचनाएं। ये हमारा ऋग्वेद से क्वेश्चन जो भी बनते हैं। यजुर्वेद से हमारे 2 क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा कौन सा वेद है जो गदा और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद। इस यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अर्धवायु। थर्ड क्वेश्चन आपका सामवेद से बोलेगा कि गायजन भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। इसके बाद बोलेगा सामवेद के जो पाठकर्ता उन्हें क्या कहा जाता है? तो उद्रात आ जाएगा। और फोर्थ आता है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां किस वेद में बताया गया है? अर्थवेद में। पूछेगा जादू टोना किस में आता है? अर्थवेद में। विवाह पिनंग किस में आता है? अर्थवेद में। इसके बाद बोलेगा कन्याओं की जन्म की निंदा किस वेद में की गई है? अर्थवेद में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वेद से बोलेगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अर्थवेद। ये हमारे वेद थे जिनसे हमारे क्वेश्चन बन सकते थे, और जो क्वेश्चन हमने बन सकता है। तो हमने 6 मिनट में यहाँ पे वेद वाला जो चारों वेद हैं उन्हें कर लिया है। अब हम बात करते हैं वेदों को समझने के लिए क्या बनाए गए हैं? वेदांग बनाए गए हैं। ठीक है, ये वेदांग। तो वेदांग कहाँ पे दिखेंगे? ये आपका रहा वेदांग। वेदांग कौन कौन से? 6 के 6 वेदांग याद करने, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा 4 ऑप्शन में से 3 वेदांग देगा और 1 नहीं देगा। बोलेगा इनमें से कौन सा जो है वेदांग नहीं है। तो 6 के 6 वेदांगों के नाम याद करना है। कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग है। इसके बाद बात करते हैं पुराण की। तो पुराण टोटल कितने हैं? 18 पुराण है। 18 पुराणों में बोलेगा ऐसे कौन से पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली, राजाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, राजाओं की कहानियां मिलती हैं। तो 5 पुराण ऐसे हैं जिनमें राजाओं की वंशावली के बारे में बताया गया है। तो वो 5 पुराण में बोलेगा कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से वो 5 पुराण है? मत्स्य पुराण हो गया, 5 पुराण यहाँ पे मत्स्य पुराण हो गया। इसके बाद हमारा मत्स्य के अलावा 4 और कौन कौन से हैं? एक भागवत हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा विष्णु हो गया, उसके बाद वायु हो गया, उसके बाद ब्राह्मण हो गया। तो 5 पुराण याद रखना जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। अभी नोट्स यहाँ पे धीरे धीरे आपको क्लियर होते हुए चलेगा कि किस टाइप से है। अभी स्टार्टिंग के नोट्स आपका थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत ही शॉर्ट में हो, लेकिन धीरे धीरे आपको नोट्स यहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा कि जो आपको टॉपिक समझना है उस टॉपिक के आप नोट्स देखना, और वहाँ पे उसके बाद देखना वो चीज़ आपका क्लियर। सिंधु सभ्यता यहाँ पे यहाँ से क्लियर, वैदिक सभ्यता, यहाँ से आपके नोट्स हुआ धीरे धीरे क्लियर होता हुआ चलेगा। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, यहाँ से। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी आपका ल्यूसेंट है वहाँ पे जितना भी दिया है उससे बाहर आपका नहीं, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर है। वेदांग में हमने पढ़े 6 वेदांग होते हैं: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। इसके बाद अगर बोलेगा कि सबसे प्राचीन इसके बाद हमने पुराण पढ़े। पुराण कितने होते हैं? 18 होता है। ये 5 ऐसे पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, ठीक है, विष्णु, मत्स्य, वायु और भागवत। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि बोलेगा विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से, नोट कर लेना। मत्स्य बोलेगा किस वंश से संबंधित है? तो अंध सातवाहन वंश से। वायु बोलेगा किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से वो संबंधित है। तो 3 क्वेश्चन ये बनते हैं, आपका पूछ लेता है कि कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है। अब इसके आगे आपका क्या क्वेश्चन बनेगा? बोलेगा कि पुराणों में भी सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा पुराण है? तो मत्स्य पुराण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोलेगा, नेक्स्ट बोलेगा कि स्त्रियों की जो है गिरी हुई स्थिति, ठीक है, गिरी हुई स्थिति किस में मिलती है? तो मैत्रेयी संहिता में। मैत्रेयी संहिता यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है,
स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है वो मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें क्या बोला गया है, इसमें जो है जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया हुआ है। पूछेगा किस में बताया हुआ है, तो मैत्रेयी संहिता ना, नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपका बनाता है शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में जो बोलेगा कि स्त्री को क्या बताया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। नेक्स्ट हमारा इसके बाद, तो यहाँ तक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस अभी हमने यहाँ पे रिवीजन किया, हमने यहाँ पे क्या किया कि स्त्रियों की सबसे गरीब स्थिति बोलेगा कहाँ से प्राप्त होती है, तो मैत्रेयनी संहिता में उसमें क्या बोला गया है, जुआ और शराब के भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य देह। इसके बाद बोला है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या बताया गया, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इसके बाद हमारा आता है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ में अगर बात करें तो स्मृति ग्रंथों में भी सबसे प्राचीन और प्रमाणिक बोलेगा कौन है, तो मनुस्मृति। ठीक है, नोट कर लेना, मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। ठीक है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। इसके बाद और ये क्या बताता है, ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जो है जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ तक था। इसके अलावा देखो, इसके बाद वाले आपका इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जातक बोलेगा। तो जातक में पूछेगा कि जातक में किसके पुनर्जन्म के बारे में बताया गया, तो जातक में जो है बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है जातक में। ठीक है, और हीनयान का बोलेगा, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, तो वो भी नोट कर लेना, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कथावस्तु। ठीक है, कथावस्तु। तो जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। इसमें क्या है, इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र जो है अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। किसमें, कथावस्तु में। इसके बाद जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म का अगर प्रारंभिक इतिहास बोलेगा तो किससे ज्ञात होता है, तो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ठीक है, तो कल्पसूत्र यहाँ पे इसे नोट कर लेना, कल्पसूत्र। इसके बाद अगला बोलता है कि इसके अलावा क्या बोलेगा, इसके बोले अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। चाणक्य के दो नाम और हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी उन्हें कहा जाता है। इसके बाद अगला बोलेगा राजतरंगिणी किसकी है, तो राजतरंगिणी किसकी है, कल्हड़ की, और इसका संबंध किससे है, कश्मीर के इतिहास से। इसके बाद बोलेगा कि चचनामा किसकी है, तो चचनामा हो जाएगी किसकी, अली अहमद की। चचनामा अली अहमद की। इसमें क्या है, इसमें जो है अरबों की सिंध विजय के बारे में बताया गया है। इसके बाद अष्टाध्यायी बोलेगा, अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि की, जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है, पाणिनि। इसमें क्या बोला गया है, इसमें मौर्य की पहली का इतिहास और मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी इसमें मिलती है। किसमें, अष्टाध्यायी की जो पाणिनि है। इसके बाद बोलेगा गार्गी संहिता। गार्गी संहिता किसकी है, कात्यायन की। कात्यायन की गार्गी संहिता। इसमें जो है क्या बताया गया है, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण। इसके बाद लास्ट में पतंजलि किसकी है, पतंजलि कौन थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और महाभाष्य इनकी बुक का नाम है, तो महाभाष्य भी इंपॉर्टेंट है। महाभाष्य किसकी है, पतंजलि के। इसमें क्या मिलता है, इससे शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके, रिवीजन करते हैं यहाँ तक का, क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में और कैसे आपका पूछा जाता है। तो हमने जितने भी बुक यहाँ पे लास्ट में गई, हर एक बुक इंपॉर्टेंट है, हर एक बुक एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ से पुराण से आगे, पुराण तक हमने रिवीजन कर लिया था। उसके बाद हमने क्या था, क्या यहाँ से स्त्रियों के बारे में। तो स्त्रियों की सबसे सर्वाधिक गिरी हुई जो स्थिति है, पूछेगा कहाँ से प्राप्त होती है, तो मैत्रेयनी संहिता। बोलेगा मैत्रेयनी संहिता में जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष किसे बताया गया, तो स्त्री को। पूछता है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किसमें कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में। पूछेगा सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो स्मृति थी, मनुस्मृति है स्मृति ग्रंथों में। यहाँ पे आंसर मैंने बोल दिया। अच्छा, बोलेगा कि यह जो है ये किस काल का जो है मानक ग्रंथ है, मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है, तो शुंग काल का। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोलेगा कि जातक में किसके पुनर्जन्म की कहानी है, तो जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी। बोलेगा हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो कथावस्तु हो जाएगा। इसके बाद वो पूछता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जैन धर्म का बोलेगा प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है, तो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। बोलेगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य बोल सकता है, या फिर कौटिल्य आएगा, या फिर विष्णुगुप्त। बोलेगा कि कितने अधिकरणों या प्रकरणों में विभाजित है, जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है।
बोलेगा इससे किसकी जानकारी मिलती है, किसके इतिहास की, तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। बोलेगा संस्कृत साहित्य में जो ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास सबसे पहले किसने किया, तो कल्हड़ ने किया। उनकी बुक का नाम क्या है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का संबंध बोलेगा किसके इतिहास से है, तो कश्मीर के इतिहास से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि चचनामा किसकी है, तो अली अहमद की। इससे किसके बारे में पता चलता है, अरबों की सिंध विजय के बारे में। बोलेगा अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि की। अष्टाध्यायी पाणिनि। अष्टाध्यायी से एक और क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत व्याकरण की पहली बुक का नाम, ठीक है, तो वो अष्टाध्यायी है। इसके बाद बोलेगा कि गार्गी संहिता। गार्गी संहिता जो है किसकी है, कात्यायन की। इससे किसके बारे में पता चलता है, यवन आक्रमण का। इसके बाद बोलेगा महाभाष्य किसकी है, तो महाभाष्य किसकी है, पतंजलि की। अगर और शॉर्ट आप लिखने चाहते हो, कोशिश करना कम से कम शॉर्ट में लिखने की, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। और जब आप रिवीजन करो तो ज़्यादा भी ना ले। जैसे इस टाइप से आप ऋग्वेद को लिख सकते हो एक लाइन में, काफ़ी चीज़ें आप लिख सकते हो ऐसे चारों वेद को सिर्फ 4 या 5 लाइन में। ऐसे हमारा वेदांग लिखे हुए हैं। सेम चीज़ यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना जो इस टाइप से लिखना चाहता है। तो ये एक कम टाइम में आप लिख सकते हो। एक रिवीजन वीडियो आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वेदांग है, पुराण सब लिखे हुए हैं। तो यहाँ तक हमारा खत्म हो चुका है गार्गी संहिता। अब हम बात करते हैं यूनानी रोमन लेखक, ठीक है। यूनानी रोमन लेखक की अगर बात करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है यूनानी रोमन लेखक। तो यूनानी रोमन लेखक में भी बोलेगा सबसे पहले टेशियस की बात करेगा। अच्छा, टेशियस कौन था, टेशियस था ईरान का राजवेद, ठीक है। और इसके बाद सेकंड आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन था, तो हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी बुक भी पूछता है, इनकी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इनकी बुक का नाम हो जाएगा। इसके बाद बोलेगा मैगस्थनीज। मैगस्थनीज बोलेगा किसका राजदूत था, तो किसका राजदूत था मैगस्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का। इसके बाद बोलेगा कि मैगस्थनीज का बुक का नाम क्या है, तो इंडिका इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड यहाँ पे है डायनीसियस। डायनीसियस जो है किसका राजदूत है, टॉलमी का राजदूत है। ठीक है, टॉलमी का राजदूत कौन है, डायनोसियस, डायनीसियस, ठीक है। टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। किसके दरबार में आया था डायनीसियस, तो अशोक के दरबार में आया था। मैगनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। ऐसे ही बोलेगा टॉलमी। टॉलमी की एक बुक है, कौन सी बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, भारत का भूगोल। इसके बाद एक और बुक है नेचुरल हिस्ट्री, जो पूछी हुई है कई बार ये पूछी हुई है। नेचुरल हिस्ट्री किसकी है, प्लिनी की। तो अभी हमने लास्ट के 4 या 5 मिनट में काफ़ी बुकें करी हुई हैं। बुकें हमारी स्टार्ट होती है जैसे अष्टाध्यायी हमने किया, चचनामा हमने किया था, राजतरंगिणी हमने किया, उसके बाद महाभाष्य हमने किया, उसके बाद अर्थशास्त्र हमने किया। सेम चीज़ अभी हमने हिस्टोरी का बुक पढ़ी है, अभी हमने इंडिका बुक पढ़ी है। इसके अलावा भारत का भूगोल बुक पढ़ा है, उसके बाद हमारा नेचुरल हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इतनी सारी बुकें अभी तक हमने कवर के लिए, जो किसी ना किसी एग्जाम में आपकी आई हुए हैं। अब हम बात करते हैं चीनी लेखक की बात करते हैं। अगला है हमारा चीनी लेखक। चीनी लेखक में अगर बात करें कौन कौन यहाँ पे आया था, ठीक है। तो चीनी लेखक में फर्स्ट आता है फाहियान। तो फाहियान आप देखोगे, फाहियान किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। चीनी आती फाहियान पूछेगा किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद सेकंड है संयुगन। संयुगन पूछेगा, संयुगन भारत कब आया, तो 518 ईस्वी में। ये इसने जो है अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की थी। संयुगन के बारे में ह्वेनसांग इंपॉर्टेंट है, पूछता है किसके काल में आया था, तो किसके काल में आया था ह्वेनसांग, तो हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है। कब, अच्छा कब इसने प्रस्थान, ह्वेनसांग 629 ईस्वी में, ठीक है। और 645 में ये वापस लौट गया था चीन। अच्छा इसके किस विद्यालय में इसने अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय। बाकी इसके बाद आता है इत्सिंग। इत्सिंग की अगर बात करते हैं, अच्छा कुलपति भी पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय कौन थे, वो थे शीलभरत। इत्सिंग अगर पूछेगा तो इत्सिंग कब आया था, तो ये आता है 7वीं शताब्दी के अंत पर, 7वीं शताब्दी के अंत में। और इसने जो है अपने विवरण में इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का इसने वर्णन किया है, किसने, इत्सिंग ने। इसके बाद अरबी लेखक बोलेगा तो अरबी लेखक में 2 थे, एक अल-बरूनी, दूसरा था इब्न बतूता। अल-बरूनी की बुक का नाम बोलेगा तो वो था, अल-बरूनी जो है किसके साथ आया था भारत, तो ये आया था महमूद गजनवी के साथ। इनकी बुक का नाम बोलेगा तो इसके बुक का नाम है किताबुल हिंद आएगा, या फिर तहकीक-ए-हिंद, या फिर भारत की खोज, ठीक है। तो भारत की खोज। और एक अभी हमने बुक किया भारत का भूगोल, वो तो टॉलमी था। भारत की खोज बोलेगा तो अल-बरूनी। इसके बाद सेकंड कौन आया था, इब्न बतूता। इब्न बतूता का जो
इनमें इसके इसने एक अरबी भाषा में एक बुक का नाम लिखा है जिसमें उसके यात्रा के बारे में उसने बताया हुआ है। तो क्या नाम है उसका? रेहला। रेहला बोलेगा किसकी है? इब्न बतूता की। अगला हमारा रहेगा यहाँ पे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी कौन कौन सी है। अगर वो पूछता है कि वैदिक देवता जो हैं, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और जो नासत्य है या नासत्य का को आप बोल सकते हो अश्वनी कुमार, इनके नाम मिलते हैं तो कहाँ से? तो वो है 1400 ईसा पूर्व के जो अभिलेख है बोगाज कोई से। बोगाज कोई यानी एशिया माइनर, इससे जो है वैदिक देवता और जिनके नाम मैंने बोला इनका जो है नाम मिलते हैं। तो बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नाशत्य के नाम मिलते हैं। इसके बाद सेकंड आता है मध्य भारत। मध्य भारत में जो भागवत धर्म में विकसित होने का प्रमाण, भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण बोलता है तो यवन राजदूत होलियोडोरस, होलियोडोरस की वेशनगर या फिर विदिशा आप बोल सकते हो गरुड़ स्तंभ अभिलेख से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद अगला है भारतवर्ष का जिक्र है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछता है भारतवर्ष का जिक्र जो है किस अभिलेख में है? तो हाथी गुफा अभिलेख इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है सोगोरा अभिलेख। इसके बाद अगला भी इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? किस अभिलेख से, किस लेख से? तो भीतरी स्तंभ लेख से। फिर इसके बाद है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है किस अभिलेख से? तो ऐरन अभिलेख से। और किसका अभिलेख है ये? शासक भानुराज, भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त के ऐरर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है सती प्रथा का। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किससे मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से। तो सभी अभिलेख से यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा मिलता है। फर्स्ट हमारा था वैदिक देवता की जानकारी, तो वो मिलती है बोगाज कोई, जैसे एशिया माइनर भी हम कह सकते हैं। सेकंड हमारा है कि भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मध्य भारत में, तो वो मिलता है किससे? गरुड़ स्तंभ लेख से। किसका है? होलियोडोरस की। इसके बाद थर्ड है कि भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में? हाथी गुफा। दुर्भिक्ष की जानकारी किसमें? सौगोरा अभिलेख। इसके बाद हूण आक्रमण की जानकारी किसमें? भीतरी स्तंभ। इसके बाद सती प्रथा का लिखित साक्ष्य एरर अभिलेख भानुगुप्त के। रेशम बुटकन की श्रेणियों की जानकारी मिलती है मंदसौर से। तो ये हमारा अभिलेख है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट यहाँ पे है कश्मीरी नवपाषाण, कश्मीरी नवपाषाण। ठीक है, यानी बुर्ज होम। बुर्ज होम अगर बात करते हैं, बुर्ज होम से जो है गर्तावास, गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिलेगा। बोलेगा गर्तावास का साक्ष्य किससे मिला है? तो बुर्ज होम से। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है। ठीक है, ये। इसके बाद प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्के कहा जाता है। इसके बाद इसी को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो काशापढ़ कहा गया है। सर्वप्रथम लेख, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस किस शासकों ने स्टार्ट किया? तो यवन शासकों ने। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए उनकी मुद्रा पे देखा गया है और इससे पता चलता है कि वो क्या है? संगीत प्रेमी है। इससे उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि उनकी मुद्रा पे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए देखा गया। उसके बाद आता है कि रोमन सिक्के कहाँ से मिलते हैं? अरिकमेडु। अरिकमेडु कहाँ पड़ता है? पुदुचेरी के निकट, वहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बोलेगा कि भारत, सबसे पहले भारत के संबंध जो है किससे थे? वर्मा। वर्मा यानी स्वर्ण मुनि, वर्तमान में म्यांमार कहते हैं। मलाया यानी स्वर्णद्वीप कहते हैं। कंबोडिया यानी कंबोज। जावा यानी लक्षद्वीप से प्राप्त हुए। यवद्वीप, यवद्वीप। इसके बाद ब्रैकेट वाला जो बॉक्स है इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? आपको बताया, पूछा जाएगा कि हाथी गुफा अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? खारवेल से। ठीक है, जूनागढ़ बोलेगा जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से। नासिक बोलेगा तो गौतमी बलसेरी से। प्रयाग स्तंभ लेख बोलेगा तो किससे? समुद्रगुप्त से। ऐहोल बोलेगा तो किससे? पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर बोलेगा तो मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर बोलेगा तो प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख बोलेगा तो किस शासक से? स्कंदगुप्त। और देपाड़ा अभिलेख बोलेगा तो बंगाल शासक विजय सेन। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और यहाँ से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अब तक भी हमारा इंपॉर्टेंट था, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से आपका स्टार्ट होगा। अब टॉपिक आता है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। तो पहले अब हम टॉपिक को पहले एक बार पढ़ लेंगे पूरे, उसके बाद हम उसे रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल से क्या क्या क्वेश्चन हमारे बनते हैं? सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य के ने जो है मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है, यानी कोई लिखित वर्णन नहीं होता जिसमें घटनाओं का, उस काल को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और जहाँ पे लिखित वर्णन है उसे कहते हैं इतिहास।
तो उस काल को इतिहास कहते हैं जहाँ पे लिखित वर्णन है, और जहाँ पे लिखित वर्णन नहीं है उस काल को कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। अब एक और काल होता है आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित वर्णन तो है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोलेगा कि ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस कहते हैं, ये धरती पर जो है आज से कितने हज़ार पहले ये आ गए थे, तो लगभग 30 या 40,000 पूर्व माने जाते हैं आज से धरती पर कौन, ज्ञानी मानव। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक इम्पोर्टेंट था। अब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है आगे, बोलेगा पूर्ण पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हो जाएगा क्या, शिकार। सेकंड क्वेश्चन आता है आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पूर्णा पाषाण काल में। यहाँ से मैच करते हुए चलना ऑप्शन, ठीक है। यानी ये जितने आपको दिख रहा होगा नोट्स, इतना शॉर्ट में आप लिख सकते हो और इससे भी शॉर्ट आप लिख सकते हो खुद को समझने के लिए। ये बिल्कुल ही शॉर्ट है, एक रिवीजन है ये, ठीक है। ये डिटेल में हम डिस्कस नहीं करते हैं, यहाँ पे रिवीजन है जो आपका एग्जाम टाइम पे लास्ट टाइम पे जो रिवीजन आपको करना चाहिए कम टाइम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अभी बोला था पूर्ण पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्वेश्चन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, शिकार। सेकंड बोलेगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पूर्णा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में। इसके बाद मनुष्य में जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति है वो किस काल में हुई, नवपाषाण काल में। उसके बाद सबसे पहले इसने किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ते को। इसके बाद कौन सा धातु उसने सबसे पहले प्रयोग की, तो तांबा धातु यूज की। उससे उसने कौन सा औजार सबसे पहले बनाया, तो क्या बनाया उसने, कुल्हाड़ी बनाई। कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, अतिरम पक्कम। यहाँ पे लिख देना कुल्हाड़ी के आगे अतिरम पक्कम। इसके बाद बोलेगा कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, तो कृषि का हुआ किसमें, नवपाषाण काल में। जहाँ पे आप देख रहे होंगे डैश आगे करके लिखा हुआ है, मार्क करने, मार्कस से मार्क एक डार्क किया हुआ है, उसके आगे जो उसका आंसर है, ठीक है। कृषि का किस काल में प्राप्त हुआ है, नवपाषाण काल में। बोलेगा कि प्राग ऐतिहासिक अनुत्पादक स्थल जो मेहरगढ़ है ये कहाँ पे स्थित है, तो वो कहाँ पे, पश्चिमी बलूचिस्तान में। कृषि के लिए बोलेगा अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है, तो गेहूँ। गेहूँ और दूसरी पहली फसल भी बोलते हैं, और जौ। बोलेगा कृषि का पहला उदाहरण कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से। बोलेगा कोल्डी हवा का संबंध किससे है, चावन के प्राचीनतम साक्ष्य से। बोलेगा पल्लावरम जो स्थान है वहाँ पर किसकी खोज हुई, तो पल्लावरम में किसकी खोज हुई है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज, ठीक है। कहाँ पे हुई है, पल्लावरम। बोलेगा कि 1863 में, या फिर बोल सकते हैं कि भारत में जो पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज है वो किसने की, सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। और कब सन बोलेगा तो सन आएगा 1863 में। भारत का सबसे प्राचीन नगर पूछा गया है तो कौन सा है, मोहनजोदड़ो। बोलेगा सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टिला। बोलेगा भारत में पाई जाने वाला एकमात्र मानवाफ कपि कौन सा है, तो श्वेत ब्रू गिब्बन जो कि असम में पाया जाता है। उसके बाद बोलेगा ताम्र पाषाण युग की एक बस्ती है जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से था, तो बस्ती का नाम क्या हो जाएगा, इनाम गांव। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में जो है जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो शिवालिक की पहाड़ी से। इसके बाद भारत में मनुष्य संबंधी सबसे बड़े पहला जो प्रमाण है वो कहाँ से मिल रहा है, नर्मदा घाटी से, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं किससे, प्राग ऐतिहासिक काल से। और वीडियो को आप जब आप दोबारा देखोगे तो मैंने पहले क्वेश्चन बोला उसके बाद आंसर बोला है, तो एक रिवीजन जब आप करोगे तो क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और साथ में उनका आंसर भी मिलेगा, ठीक है। तो वन लाइनर में जैसे जल्दी याद हो जाता है तो इस टाइप से ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद देखो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ सिंधु सभ्यता, और फिर आपका आता है सेकेंड चीज़ क्या, वैदिक सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको आराम से। अब यहाँ से आपका क्लियर नोट्स आपका चलेगा। प्रागैतिहासिक काल के नोट्स भी आपके सही थे। अब यहाँ से आपका वैदिक सभ्यता क्लियर, सिंधु सभ्यता के नोट्स और इससे आगे के सभी नोट्स क्लियर होते हुए चलेंगे। सिंधु सभ्यता से क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं, पहले एक बार हम यहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं सिंधु सभ्यता को, उसके बाद रिवीजन करूँगा तो मैं क्वेश्चन बोलूँगा और आपको खुद एक टाइप से आंसर सोचना है माइंड में चलते हुए चलना कि क्या क्या आपको याद हुआ नहीं हुआ। सिंधु सभ्यता की बोलेगा पहला क्वेश्चन बोलता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने, और कब की, 1921 में। उसके बाद सिंधु सभ्यता जो है इतनी पुरानी, कितनी पुरानी मानी जाती है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ये किससे पता चलता है, तो रेडियो कार्बन C14, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है मैं लिख देता हूँ। किससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता जो है 2400 से 1700 ईसा पूर्व है, तो किससे पता चलता है, रेडियो कार्बन C14, ठीक है।
C14। इसके बाद सिंधु सभ्यता की अगर बात करें, इसकी खोज राय बहादुर जारन स्वामी कर दिया 1921। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है? प्राक ऐतिहासिक कह सकते हो आप, यानी प्रोटो हिस्टोरिक, या फिर आप ब्रॉन्ज कह सकते हो, कांस्य युग में से रखा गया। और इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। इसके बाद सिंधु सभ्यता की अगर बात करें, चारों साइड क्या क्या है? अगर उत्तर में बात करें तो उत्तर में है चिनाब नदी, मांडा, मादा बोलते हैं, कहीं पे मादा लिखा हुआ था, मादा, और नदी कौन सी है? चिनाब नदी। अगर हम बात करते हैं इसके उत्तर में, ठीक है, और जगह बोलेगा मादा, यानी जम्मू कश्मीर के पास पड़ेगा, अखनूर के पास मादा जिला है, मादा जगह जम्मू कश्मीर में। उसके बाद बोलेगा पश्चिम में आता है सुत कांगेडोर, बलूचिस्तान में पड़ता है, और नदी बोलेगा तो नदी हो जाएगी दास नदी। दक्षिण में अगर बोलता है तो दक्षिण में आता है दाइमाबाद, गोदावरी नदी, दाइमाबाद, और जिला आएगा अहमदनगर या फिर महाराष्ट्र आपका राज्य है। पूरब में बोलेगा तो आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? यूपी, जिला मेरठ है, यूपी में पड़ेगा। नदी का नाम हिंडन नदी। तो चारों चीज़ें पूछता है। बोलेगा हिंदू सभ्यता के उत्तर में कौन सी नदी है? सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? सबसे पश्चिमी, सबसे दक्षिणी। पूरब में कौन सी नदी थी? पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में। तो चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मैंने बता दी। अगला क्वेश्चन बोलेगा कि सिंधु सभ्यता जो है कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण या फिर नगरीय? तो नगरीय सभ्यता ये थी। सेकंड क्वेश्चन बोलेगा कि हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल जो है वो कहाँ पे खोजे गए? तो गुजरात में खोजे गए। अगला क्वेश्चन बोलता है कि लोथल और सुतकोदा, वहाँ सिंधु सभ्यता में क्या थे? ये दोनों बंदरगाह थे। अगला बोलेगा कि जो जुते हुए खेत हैं इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? जुते हुए खेत या फिर नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य, ये कहाँ से मिलता है? कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। उसके बाद बोलेगा नगार, सबसे बड़ा नगार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी इमारत भी ये है। बोलेगा अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो लोथल, कालीबंगन से। सिंधु सभ्यता में जो देवता थे, प्रिया देवता, वो कौन से? 3 मुख वाले देवता थे, जो इनका जो मिले कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ आप बोल सकते हो, उनकी मूर्ति मिली है। चारों ओर कौन कौन से जानवर थे? तो हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। बोलेगा नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पे एम लिख देना, मोहनजोदड़ो से। उसके बाद बोलेगा कि मोहरों पर एक सिंगी पशु का अंकलन भी मिलता है, ठीक है। इसके बाद बोलेगा कि जो मनके हैं, मनके, इनके कारखाने ये वो कहाँ से मिले? मनके बने लोथल और चंदूदड़ो से। इसके बाद अगला बोलेगा कि जो इनकी लिपि थी वो लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। कौन सी पद्धति इन्होंने घड़ों के विन्यास के लिए अपनाई? तो कौन सी? ग्रीड पद्धति। फसल में बोलेगा इनकी प्रमुख फसल कौन सी है? मुख्य फसल गेहूं और जौ। बोलेगा मिठास के लिए सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका यूज करते थे? शहद का। बोलेगा इसमें तोल की इकाई क्या थी? सिंधु सभ्यता में तोल की इकाई तो 16 के अनुपात में थी। बोलेगा यातायात के लिए सिंधु सभ्यता के लोग जो है किसका यूज करते थे? बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी। इसके बाद बोलेगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने बोला? पिगट में। बोलेगा सिंधु सभ्यता ने कौन सा चिन्ह दिया है? तो स्वास्तिक चिन्ह। बोलेगा इनमें जो सबसे इनका पूजनीय पशु वो कौन था? तो वो था कुब्बड़ वाला सांड, ठीक है। इसके बाद बोलेगा कि सैंधव सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता मात्र शताब्दमा की सभ्यता थी। तो यहाँ तक हमने सिंधु सभ्यता में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कर दिया। इसके अलावा बोलेगा कि कौन कौन से वस्त्रों का ये यूज़ करते थे? ऊनी और सूती वस्त्र ये पहनते थे, ये रहा। बोलेगा कौन सा किसी से परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे। उसके बाद पर्दा प्रथा या फिर वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में थी या फिर नहीं थी? क्वेश्चन आता है पर्दा प्रथा या फिर वैश्यावृत्ति जो है वो वैश्यावृत्ति ये सिंधु सभ्यता में थी नहीं थी? तो प्रचलित थी। अच्छा, एक यहाँ पे याद था कि एक जगह शवों को दफनाया जाता था और एक जगह जलाया जाता। तो पूछेगा सिंधु सभ्यता में कहाँ पर शवों को दफनाया जाता था? हड़प्पा में। कहाँ पे जलाया जाता था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या माना जाता है? तो बाढ़ माना जाता है। उसके बाद आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। तो जो क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से बनते हैं वो हमने कर लिया। एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन में बोलता हूँ, रिवीजन करना, आंसर खुद से। क्वेश्चन पहला है कि सिंधु सभ्यता जो है 2400 से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। किससे पता चलता है? तो रेडियो कार्बन C14 से। क्वेश्चन आता है सेकंड, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की और कब की? राय बहादुर दयाराम साहनी 1921। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है?
प्राक ऐतिहासिक और कांस्य युग में। सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो कहाँ के थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता के उत्तर में कौन सी नदी है? उत्तर में आ जाएगा मांदा नदी, हिंडा नदी। बोलेगा पूरब में आ जाएगा, सॉरी, उत्तर में अगर बोलेगा तो उत्तर में नदी का नाम है चिनाब नदी, पूरब में हिंडन नदी, पश्चिम में बोलेगा तो दाक्ष नदी, दक्षिण में बोलेगा तो गोदावरी नदी। जगह की बात करें तो उत्तर में आता है मादा, पूरब में आता है हमारा आलमगीरपुर यूपी, पश्चिम में आता है हमारा सुतकांगेदो बलूचिस्तान, इसके बाद दक्षिण में आता है हमारा दाइमाबाद यानी महाराष्ट्र। इसके बाद बोलेगा कि सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पे घोड़े गए? हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में। बोलेगा कि सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह थे वो कौन कौन थे? लोथल और सुतकोदा। बोलेगा जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगन। बोलेगा सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। बोलेगा अग्निकुंड कहाँ से मिला है? अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल और कालीबंगन से। बोलेगा सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। मिठास के लिए किसका यूज करते थे? शहद के लिए। प्रमुख मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ थी। इसके बाद कौन सा चिन्ह उन्होंने दिया? शास्त्रीय चिन्ह। जुड़वा राजधानी किसने बोला? हड़प्पा मौजूदों को पिगट ने। बोलेगा कि इनकी जो सभ्यता थी कैसी थी? मातृ सत्तात्मक थी, मातृ देवी की उपासना यहाँ पे मिलती है। इनका प्रिय पशु कौन था? कुब्बड़ वाला सांड। प्रिय जो देवता था वो कौन थे? पशुपति। पशुपति के चारों ओर जो है कौन कौन से जानवर थे? हाथी, गेंदा, चीता, वैसा। नृत्य की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। एक श्रृंगी पशु का कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। इसके बाद बोलेगा कि इनकी लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। घड़ों के विन्यास के लिए कैसी पद्धति? ग्रीक पद्धति। एक क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि ऐसा कौन सा शहर था जिसके दरवाजे जो है बाहर की ओर खुलते थे? वो था लोथल। इसके बाद बोलेगा चावल के दाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लखनपुर और लोथल से। बोलेगा तोल की इकाई क्या थी इसमें? 16 के अनुपात में। कौन? इसके बाद बोलेगा मेलुआ शब्द किसके लिए महत्वपूर्ण डालने के अभिलेखनों? मेलुआ किसके लिए यूज होता है? सिंधु सभ्यता के लिए। इसके बाद पर्दा प्रथा विषयवर्त थी? बिल्कुल प्रचलित थी। कौन से किससे परिचित नहीं थे? तलवार से नहीं थे। इसके बाद बोलेगा कौन सा वस्त्र यूज करते थे, पहनते थे? सूती और ऊनी वस्त्र। बोलेगा इसके बाद बोलेगा जो विनाश का कारण क्या था? बाढ़ था। आग में पड़की हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा कहते थे। कहाँ पे शवों को दफनाया जाता और कहाँ पे जलाया जाता? दफनाया जाता था हड़प्पा में, जलाया जाता था मोहनजोदड़ो में। तो ये हमारा सिंधु सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कंप्लीट किए हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जाते हैं, जैसे हड़प्पा पूछेगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो रावी। किसने उत्खनन करता? किसने खोज की? तो राय बहादुर, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। पूछेगा कहाँ पे ही पड़ता है? स्थिति भी पूछ सकता है, तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि कौन सा स्थल जो है किस नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है और उत्खनन करता राखलदास बनर्जी। पाकिस्तान में पड़ेगा चन्नूदड़ो आपका सिंधु नदी, कालीबंगन घग्गर नदी, कोट दीजिए सिंधु नदी, रंगपुर मादर नदी, रोपड़ सतलज, लोथल बुगवा, आलमगीरपुर हिंडन नदी और सुतकांगेदोर कहाँ पड़ता है? दाक्ष नदी। ज़्यादातर यही पूछा जाता है इनमें कि कौन सा स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता की अगर बात करें, वैदिक सभ्यता में हमारा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? तो वैदिक सभ्यता अगर पूछता है कि मूल निवासी ये कहाँ के थे? मध्य एशिया के। अच्छा, वैदिक सभ्यता में वैदिक काल 2 भागों में डिवाइड थे, एक ऋग्वैदिक और दूसरा हमारा उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक अगर बोलेगा कब से कब तक है? तो ऋग्वैदिक हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल बोलेगा कब से कब है? तो 1000 से 600। तो पहला क्वेश्चन आता मूल निवासी कहाँ के थे? मध्य एशिया। ये कैसे, किसके अनुसार? मैक्स मुलर ने। तो मैक्स मुलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ बताया? मध्य एशिया को माना है। और इन्होंने जो सभ्यता है, बोलेगा आर्यों की सभ्यता कैसे थी? तो ग्रामीण सभ्यता इनकी थी। बोलेगा आर्यों ने, और इनकी भाषा क्या थी? तो भाषा पूछेगा तो संस्कृत इनकी भाषा हो जाएगी। प्रशासनिक इकाई की अगर बात करें तो सबसे पहले कुल होता था, फिर ग्राम होता था, फिर विश्व होता था, फिर जन होता है और फिर राष्ट्र होता था। सेम चीज़ बोलेगा कि जो ग्राम का जो मुखिया होता था ग्रामीण होता है, विश्व का जो प्रधान होता था विश्वपति होता है, जन के शासक को राजन कहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि जन के शासक को क्या कहते थे, विश्व का प्रधान कौन होता था। इसके बाद कुछ वर्ड यहाँ पे आते हैं, जैसे ग्राम के जो मुखिया थे, ठीक है, ग्राम के मुखिया ग्रामीण। इसके बाद आता है राज्य अधिकारियों में अगर बात करते हैं, राज्य अधिकारियों में तो कौन कौन यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है, इसके बाद आता है कुछ ऐसे वर्ड उन्होंने दिए रहता है, जैसे वैदिक सभ्यता में बोलेगा कि पूरब किसे कहते थे, तो पूरब, ठीक है, बोलेगा पूरब किसे कहते थे, तो पूरब कहते किसे? दुर्गपति, जो किले की देखभाल करता था। स्पष्ट होता है जो जनता की गतिविधियों को देखता था।
या गुप्तचर आप कह सकते हो कि वैदिक काल में गुप्तचर को क्या कहते थे, स्पष्ट। इसके बाद आता है वाचपति। वाचपति किसे कहते थे, गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था उसे कहते थे वाचपति। उसके बाद उग्र किसे कहते थे, उग्र कहते थे अपराधियों को पकड़ने का जो काम करता था उसे कहते हैं उग्र। सभा और समिति, देखो सभा और समिति, सभा और समिति क्या थी, सलाह, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी सभा और समिति। अगर हम सभा बोलें तो सभा जो है श्रेष्ठ जनों की थी और श्रेष्ठ और संवाद लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो है वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यानी सामान्य जनता वाली जो समिति थी वो सामान्य जनता के लिए समिति थी और श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी कौन सी, सभा। ठीक है, तो सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोग और समिति में सामान्य जनता, ये समिति जो है सामान्य जनता का प्रतिनिधि। उसके बाद अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। गौवस्ती क्या, युद्ध में जो कबीले का नेतृत्व बोलेगा कौन करता था, तो राजा करता था। और कौन सा शब्द का वो प्रयोग करता था युद्ध के लिए, गवस्ती का। बोलेगा कि गवस्ती का मतलब क्या था, इसका अर्थ क्या होता है, गायों की खोज। ठीक है, गायों की खोज। इसके बाद इसी में दशराग युग आता है, दशराग युग। तो दशराग युग का जो उल्लेख है वो 7वें मंडल में, 7वें मंडल में मिलता है दशराग युग का उल्लेख। 7वें मंडल में कहाँ पे हुआ था ये युद्ध, परुसणी। परुसणी किस नदी का पुराना नाम है, बोलेगा रावी नदी का। रावी नदी के तट पे हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, सुदास और 10 जनों के बीच। कौन इसमें जीता था, सुदास इसमें जीता था। इसके बाद कुछ जैसे उपनिषद पूछेगा कि उपनिषद टोटल कितने, 108 पूछता है। महापुराण कितने हैं, 18। वेदांग कितने हैं, 6। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आर्यों का समाज बोलेगा कैसा था, प्रतिपदान समाज था। ठीक है, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी, परिवार या फिर कुल कह सकते हो, जिसका मुखिया कौन होता था, पिता होता था। और पिता जिसे क्या कहा जाता था, कुलप। कुलप, कुल का मुखिया पिता और जिसे कुलप कहा जाता था। इसके बाद अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं थी उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था अमाजूब। इसके बाद इनका पेय रस था, वो क्या था, इनका पेय रस था इनका सोमरस। ठीक है, जो इनका पेय पदार्थ था, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ वो कौन सा था, सोमरस। ठीक है, वस्त्र ये यूज करते थे, 3 टाइप के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णित। अंदर पहनने वाले कपड़े को ये नीवी कहा जाता था, क्या, नीवी। ठीक है, इसके बाद आता है व्यवसाय। व्यवसाय, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन और कृषि। इसके बाद बोलेगा कि गायों को क्या ये कहते, गायों को किस कैटेगरी में, गायों को अधन्या कहते थे। अधन्या मतलब ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में से रखा गया था गाय को। अगर गाय को ये हत्या करने वाले को या फिर उसे घायल करने वाले को वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाला उसे दिया जाता था। तो जो भी गाय को मारता या उसे कोई घायल करता है, नुकसान पहुंचाता, तो उसको सीधा मृत्युदंड या फिर देश से निकाल देते थे। इसके बाद बोलेंगे कि इनका प्रिय पशु कौन था, तो प्रिय पशु इनका घोड़ा था। प्रिय देवता बोलेंगे तो प्रिय देवता इनके इंद्र थे। ये अभी हमारा ऋग्वेदिक काल चल रहा है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल की बात कर रहा है। इसके बाद उत्तर वैदिक में हमारा और होगा। इसके बाद बोलेगा कि आर्यों ने जो खोजी गई धातु कौन सी थी, लोहा। और लोहा को ये क्या कहते थे, श्यामयस। आर्यों की खोजी गई धातु थी लोहा, लोहा को ये श्यामयस। और तांबे को क्या कहते थे, लोहित अयस। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोहित अयस ये कहते थे तांबे को। इसके बाद कैसी यहाँ पे लेन देन में कौन सी प्रणाली यहाँ पे थी, वस्तु विनिमय की प्रणाली। और ऋण देकर ब्याज लेने वाला जो व्यक्ति थे उसे ये क्या कहते थे, वैकनॉट। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे, अग्नि। तो अग्नि की पूजा करते थे मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता के लिए। इसके बाद अगर बात करते हैं ऋग्वेदिक में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, महत्वपूर्ण और पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है, वो है सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का कितने बार उल्लेख हुआ है, 1 बार। यमुना का कितने बार उल्लेख हुआ है, 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गंगा का 1 बार, यमुना का 1 बार। और सबसे ज़्यादा बार जो है सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार। तो ये हमारा था ऋग्वेदिक काल। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो देवता थे इनके ऋग्वेदिक में इंद्र, उनकी जगह पे कौन आ गए, प्रजापति। इसके बाद राज्याभिषेक के समय यहाँ पे राष्ट्रीय यज्ञ किया जाता था उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित किए जाते थे, वर्ण जो है वो व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाता था उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में ये हल को ये सिरा कहते थे और हल लेखा को सीता कहा जाता था। इसके बाद मुद्रा बोलेगा तो निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद बोलेगा सांख्य दर्शन। तो सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रकृति। सबसे
प्राचीन सांख्य दर्शन, सॉरी, सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन बोलेगा, सबसे प्राचीन दर्शन बोलेगा तो वो है सांख्य दर्शन। हमने सांख्य नहीं, सबसे प्राचीन दर्शन बोलेगा तो वो है सांख्य दर्शन। और इसके बाद बोलेगा मूल तत्व, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 25, और उनमें पहला तत्व कौन सा है? प्रकृति। इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी नाव से। उसके बाद बोलेगा पकी हुई ईंटों का प्रयोग सबसे पहली बार कहाँ पे हुआ था? यानी उत्तर वैदिक काल में पकी ईंटों का प्रयोग सबसे पहली बार कहाँ पे हुआ था? कौशाम्बी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलेगा कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? महाभारत और रामायण। बोलेगा कि उत्तर वैदिक काल में कौन सी संस्था का जन्म हुआ था? तो गोत्र वाला। ठीक है, गौत नामक संस्था का जन्म हुआ कहाँ पे? उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद इसमें हमारे कुछ नदियां हैं जिनके आधुनिक नाम पूछता है, तो वो भी हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है। और इसके बाद अब एक बार यहाँ तक हम पूरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं वैदिक काल को क्या क्या हमारे क्वेश्चन थे। तो रिवीजन में आपको खुद से एक बार आंसर सोचना है, उसके बाद मैं बोलूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो वैदिक काल का रिवीजन करते हैं। वैदिक काल का सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड करेगा, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड पूरेगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक का बोलेगा तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसके बाद पूछता है कि मैक्स मुलर के अनुसार आर्य जो है कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया। इसके बाद आर्यों ने कैसी सभ्यता थी आर्यों की? तो वैदिक सभ्यता। ठीक है, उसके बाद वैदिक सभ्यता तो आर्यों ने बसाई थी। उसके बाद एक और था, ग्रामीण सभ्यता थी या फिर शहरी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। इनकी भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि जो ग्राम थे, ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामीणी। विश्व के प्रधान को क्या कहते थे? विश्वपति। जन के राष्ट्र शासक को क्या कहते थे? राजन। इसके बाद राज्य अधिकारियों में कौन प्रमुख थे? पुरोहित और सेनानी। टोटल ये कितने ये क्या कहलाते थे? रत्नी, जो अधिकारी होते थे, जैसे सूत, रथकार और कमादी वाले जो अधिकारी थे वो रत्नी कहलाते थे। टोटल ये कितने होते थे? 12। इसके बाद पुरोहित कौन होता था? दुर्गपति। इस पास कौन होता था? जनता